नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, यह कहानी है प्यार, बदले और रहस्यमयी घटनाओं की, जहां एक भाई अपनी बहन की खुशी के लिए हर हद पार करने को तैयार है। पर क्या होगा जब प्यार के इस खेल में साइंस और डर का ऐसा तड़का लगेगा कि सच और झूठ का फर्क मिट जाएगा। जब एक दोस्त ही दुश्मन बन जाए और हर कदम पर रहस्य से भरी घटनाएं आपका पीछा करें। चुड़ैल का साया, खून से लिखे संदेश और अधूरी मोहब्बत की एक खौफनाक दास्तान, जहां हर मोड़ पर आपको लगेगा कि आप सब कुछ समझ चुके हैं, लेकिन अगले ही पल सच्चाई कुछ और होगी। क्या कबीर और आदित्य इस रहस्य की गहराई तक पहुंच पाएंगे, या यह खेल उनके लिए आखिरी बन जाएगा? तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको हर पल चौंकाएगी। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा, डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। घनी सी रात थी। वह थरथराते हाईवे पर खड़ी थी, हर आते जाते मुसाफिर को हाथ देती। उसके बिखरे से बाल और स्याह सफेद सलवार सूट शायद राहगीरों को रुकने नहीं देना चाहते थे। कई कहानियां थीं इस सड़क पर होने वाले हादसों के बारे में। कई बुजुर्गों के मुंह से लोगों ने सुनी थी उस हाईवे वाली चुड़ैल की कहानी। सफेद कपड़ों में वह लोगों को हाथ देती है, उनकी गाड़ियों में बैठती है और फिर अगले चौराहे से पहले उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि सबूत तो कोई न था, पर हर साल 20-30 कारें यहां अपने मालिक को निगल लेती थीं। हर कोई इसे चुड़ैल वाला मोड़ के नाम से ही जानता था, और ऐसी जगह पर एक लड़की का होना किसी को हजम नहीं था। कारें गुजर रही थीं और वह हर कार को हाथ हिला हिलाकर रोकने की कोशिश में लगी थी, पर कोई भी कार रुकती न थी। रात अपने शबाब पर थी। रात का कोई 1 बजा होगा। सफेद रंग की एक स्कॉर्पियो उस लड़की को देखकर रुकी। वह मील के पत्थर पर बैठी चींटियां चुग रही थी। बाल बेतरतीब बिखरे थे और पैरों में चप्पल भी नहीं थी। सफेद रंग के उस सलवार सूट पर कोई दुपट्टा भी नहीं था। रुकी हुई उस कार को देख वह उठी और लड़खड़ाती चाल से उस गाड़ी की तरफ बढ़ चली। उसकी चाल कुछ अलग ही थी। तिरछे से पड़ते कदमों ने गाड़ी वाले की हिम्मत छीन ली और वह लड़की फिर से जाकर उसी पत्थर पर बैठ गई। पुलिस वाले भी 10 बजे के बाद उस सड़क पर नहीं जाते थे। कबीर अपनी कार में पुरानी फिल्मों के गाने बजाता हुआ उस मोड़ के काफी करीब था कि गाड़ी हिचकोले खाने लगी। झटके से लेते हुए ठीक उसी जगह रुकी जहां वह सफेद सूट वाली लड़की बैठी थी। उसने भी सुन रखा था उस चुड़ैल के बारे में। गाड़ी रुकते ही उसकी धड़कन पहले तो एक पल के लिए रुकी, फिर बेतहाशा दौड़ने सी लगी। नजर उठाकर जब उसने देखा तो शीशे पर वह सफेद कपड़ों वाली लड़की उसे देख रही थी, और कबीर बस गले के ताबीज को हाथ में लिए ईश्वर को याद कर रहा था। कबीर की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि उस ओर देख भी पाए। कुछ पल की खामोशी के बाद कार के शीशे पर दस्तक होनी शुरू हो गई। भगवान का नाम लेते हुए कबीर ने गर्दन उठाई। एक थका हुआ सा लेकिन गोरा चेहरा, आगे से बेतरतीब ढंग से काटे हुए बाल, गर्दन पर मैल की मोटी सी परत, उंगलियां मिट्टी से सनी हुई और आंखों में एक अजीब सी जलन उस लड़की को और डरावना बना रही थी। कबीर ने फिर से अपनी गाड़ी की चाबी घुमाई, पर वह पुरानी कार घड़घड़ करके बुझ गई। कबीर ने फिर से लड़की की तरफ देखा। वह अभी भी शीशे पर घबराई हुई दस्तक दे रही थी। एक पल के लिए कबीर के मन में ख्याल आया कि कहीं मुसीबत में फंसी कोई लड़की ही तो नहीं, पर डर की जो कहानियां कबीर ने सुन रखी थीं, वह उसे चीख चीख कर यहां से निकल जाने का आदेश सा सुना रही थीं। कुछ पल की दिमागी जद्दोजहद के बाद कबीर ने शीशा नीचे कर दिया। शीशा नीचे होते ही लड़की ने सिर भीतर की ओर डाल दिया और कुछ पलों के लिए भीतर मुआयना सा करने लगी। कबीर सहमा सा ड्राइवर सीट पर चिपका हुआ था।
बोलने की लाख कोशिशों के बाद भी शब्द लगता था जैसे जम से गए थे। लड़की ने भी कुछ बोलने की कोशिश की, पर कोई शब्द फूट ही नहीं रहा था। रात इतनी घनी थी कि सूरतें देखने का एकमात्र जरिया कार की छत पर लगी लाइट ही थी। इससे पहले कि वह लाइट बुझ पाती, कबीर ने बटन को दाईं तरफ पुश कर दिया। क्या चाहिए? बड़ी मुश्किल से कबीर के मुंह से बस इतना ही निकला, मदद। बड़ी दबी और फुसफुसाती आवाज में लड़की ने बोला। ईश्वर को याद कर कबीर ने दरवाजा खोल दिया। लड़की कार के भीतर उकड़ू बनकर बैठ गई। अब की बार कबीर ने उसे आंख भर के देखा। कपड़े ऐसे मालूम पड़ते थे जैसे हफ्तों पहले से पहने घूम रही हो। गले से सीने तक फटा हुआ उसका कुर्ता उसके हालात बयान कर रहा था जिसे वह हाथ से पकड़े हुई थी। होंठ के पास गहरे नाखूनों के निशान थे। चेहरा भी ऐसा मुरझाया था जैसे कई दिनों से खाने को कुछ न मिला हो। बाएं हाथ में एक गहरा काले रंग का पर्स था जिसे उसने कड़ी मजबूती के साथ पकड़ रखा था। हाथों की उंगलियां उतरी हुई अंगूठियों के सबूत दे रही थीं और आगे से कांटे हुए बाल जिनमें सिंदूर की हल्की लेकिन बिखरी हुई छाया सी थी। आंखों के इशारों से लड़की ने चलने को कहा और सम्मोहन के वश सा बंधा कबीर स्टीयरिंग संभाले आगे की ओर चल पड़ा। इग्निशन ऑन होते ही कार के स्टीरियो ने गाना बजाना शुरू कर दिया। यह रात घड़ियाल कोबरे सी रात, यह रात ना निगली ही जाए ना उग ही जाए, ये काली जहरीली रात। घबराकर कबीर का हाथ खुद ब खुद स्टीरियो की तरफ बढ़ गया। क्या कर रही हो? लड़की ने कबीर की ओर गर्दन घुमाई और जोर लगाकर बोली, पानी। कबीर ने ड्राइवर साइड पर डोर में रखा सिपर निकालकर लड़की की ओर कर दिया। पहले तो दोनों हाथों से उसने सिपर को थामा, पर फिर अचानक याद आने पर दायां हाथ अपने फटे कुर्ते पर रख लिया। कबीर उसके हर घूंट की आवाज साफ सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिन की प्यास की वजह से गला सूख सा गया था उसका, और पानी का हर घूंट उसके सूखे गले से एक अजीब सी ध्वनि पैदा कर रहा था। कबीर को अब यकीन हो चला था कि यह कोई चुड़ैल नहीं बल्कि किस्मत की मारी किसी मुसीबत से बच के भागी आम लड़की है। सोच की गहराइयों में डूबा हुआ कबीर यह तक भूल बैठा कि वह कर क्या रहा है। सोच के असर से कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद सी हो गईं। गहरी सोच को लड़की की चीख ने तोड़ा। आंख खुली तो कुछ मीटर आगे ही एक नील गाय को अपनी ओर दौड़ते हुए पाया। स्टीयरिंग घूमी और भड़ाक की आवाज आई। दुनिया उलटी दिख रही थी और कबीर की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। आखिरी ख्याल जो कबीर के मन में आया वह था, शायद मैं भी चुड़ैल का शिकार बन गया। कबीर की आंखें बंद ही थीं। अभी रात का सारा वाकया उसकी बंद आंखों में एक फिल्म की तरह चल रहा था। साथ ही एक ख्याल भी कि क्या यह सब एक सपना था, पर यह इतनी हकीकत सा क्यों लग रहा था। इन्हीं सब सोचते हुए कबीर ने आंखें खोल दी। एक पल के लिए तो कुछ समझ नहीं आया, पर फिर आसपास लगी मशीनें, हरे पर्दे, हल्के नीले रंग की पोशाकों में ऊपर सफेद कोट पहने घूमते लोग देखकर समझने में देर न लगी कि वह अस्पताल में है। और अगर यह वाकई अस्पताल है तो रात वाली घटना भी कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। वह यह तक भूल बैठा कि उसकी माँ वहीं बैठी थी, बिल्कुल सिरहाने के बगल में। पिता सामने पड़ी एक बेंच पर पैर के पास बैठे थे और ईशान खड़ा हुआ था। कबीर और ईशान के हजारों किस्से थे। 9वीं क्लास में खेलते हुए ईशान ने एक अजीब सी चीज उठा ली थी और सीधे आकर कबीर को दिखाया। अबे देख, ये क्या है? कहां से लाया इसे? पता है क्या है ये? कबीर ने ईशान से सवाल किया। ये वो पीछे वाले ग्राउंड से। पर है क्या? ईशान ने अपना सवाल फिर से दोहराया। अबे हड्डी है यह, इंसान की या जानवर की वह नहीं पता, कबीर बोला। स्कूल का पीछे वाला ग्राउंड टूटे खंडहर और उसके आगे पड़ी जमीन से मिलकर बना था। तमाम कहानियां थीं उन खंडहरों के बारे में, पर सच कितना था और फसाना कितना कोई नहीं जानता था। स्कूल से बाहर निकलते ही औघड़ दोनों को देखकर झूम पड़ा। वह आएगी, तुमने उसकी साधना में खलल डाला है। वह नाराज है, बेचैन है, वह जरूर आएगी। साल बदलेंगे, तुम भूल जाओगे, पर वह अपनी कसम भूलेगी नहीं। दोनों ही इस घटना को भूल चुके थे, पर आज अस्पताल में ईशान की शक्ल देखकर कबीर को वह औघड़ और उसकी बातें याद आने लगी। माँ ने प्यार से कबीर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,
डॉक्टर का कहना है कि दूसरा जन्म हुआ है तेरा। एक्सीडेंट इतना भयावह था कि यह चमत्कार ही है। यह भोले बाबा का आशीर्वाद है। जल्दी से ठीक हो जा, फिर बाबा के दर्शन को चलेंगे अमरनाथ। कबीर ने हामी में सिर हिला दिया। बोलने में अभी भी तकलीफ थी। गर्दन पर बंधा वह नीले रंग का पट्टा और उसमें घुसी हुई सुइयां उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर रही थी। पूरे 12 दिन बाद उठा है तू, एकदम मस्त नींद सोया है। ईशान हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। 12 दिन गुजर गए, मैं कोमा में था। और वो लड़की कहाँ है? 12 दिन उस हड्डी में 12 कट से थे। और जब फारूकी चाचा ने हाथ पड़ा था तो उन्होंने भी कहा था कि मुझे 12 का श्राप लगा है। क्या यह श्राप पूरा हो गया या फिर शुरू हुआ है? इन्हीं सब ऊहापोह में बेचैन कबीर बेहोश होने लगा। कानों में बस बीप की आवाज सुनाई पड़ रही थी, जिसकी गति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अचानक सीने पर एक झटका सा महसूस किया कबीर ने, और फिर दूसरा। एक आवाज भी आई, 1 2 3। एक जोर का झटका और लगा और कबीर की चीख निकल गई। आंख खुली तो डॉक्टर और नर्स सीने पर मलहम सा मलते नजर आए। कमरे में हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा कोई मौजूद नहीं था। आंखें घड़ी पर टिक गईं। एक जोर की सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। वक्त हुआ था 12:01। कबीर सिहर सा गया था। ऐसा एहसास था कि जैसे यह कोई इशारा सा हो। एक उपस्थिति भी मौजूद थी उस कमरे में। फारूकी चाचा की श्राप वाली बात मजाक में टाल दी थी कबीर ने, और औघड़ भी उसकी नजर में किसी पागल से ज्यादा कुछ नहीं था। पर सोचने वाली कुछ बातें जरूर थीं। चुड़ैल वाले मोड़ का उस 12 साल पुरानी घटना से क्या संबंध है? 12। यहां भी 12 का नंबर पीछा नहीं छोड़ रहा। और उस एक्सीडेंट वाले दिन तारीख क्या थी? अरे हां, 12 ही तो थी। कबीर खुद से ही बातें कर रहा था। बहुत दिमागी कसरत के बावजूद इन दोनों बातों का आपस में कोई रिश्ता समझ नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी परेशानी थी उसका बोलने में असमर्थ होना। इंतजार था तो सिर्फ जल्दी ठीक होने का। माँ हमेशा सिर के पास बैठी अपने बेटे को निहारा करती थीं। खाती भी कम थीं। पापा वैसे तो मजबूत दिखते थे, पर कबीर जानता था कि उम्र के तीसरे पड़ाव पर खड़ा पिता थोड़ा कमजोर तो हो ही जाता। इतने दिनों में ईशान भी ऑफिस से वक्त निकालकर हॉस्पिटल आता रहा। स्कूल की 3rd क्लास से लेकर 12वीं तक हर कदम साथ पड़ा था कबीर और ईशान ने। उसके बाद ईशान इंजीनियरिंग करने देहरादून चला गया और कबीर BSSC करने के लिए यहीं रुक गया। दिन गुजरते जा रहे थे। 2 महीने का वक्त दिया था डॉक्टरों ने, और आज पूरा 1 महीना हो चुका था उस अस्पताल के 2.5 गुना छा के बेड पर। बस 30 दिन और फिर घर जाकर माँ के हाथ की बनी कचौड़ियाँ खाऊंगा। कार की क्या हालत हुई होगी और उस लड़की का क्या हुआ होगा। ईशान पिछले 3 दिन से आया नहीं था। चुड़ैल वाली बात माँ या पापा से करना नहीं चाहता था कबीर। आवाज भी अब निकालना आसान हो रहा था। इंतजार था तो ईशान के आने का। दिन काटना अब आसान हो गया था कबीर के लिए। दिन भर माँ से बातें करता रहता, कभी दोस्तों के बारे में, कभी रिश्तेदारों के विषय में। बेटा, तुमको सिन्हा अंकल याद हैं? अरे वही तो जो लम्र पर आते थे, नीले रंग की शर्ट पहनते थे। माँ ने कहा। हाँ माँ, याद आ गए। समोसे लेकर आते थे हमेशा। तो क्या हुआ? सिन्हा अंकल क्यों याद आ गए आपको? कबीर ने पूछा। बेटा, कल वह गुजर गए, माँ बोली। क्या? कैसे? कबीर भौचक्का रह गया। पता नहीं, सब अचानक ही हो गया। बोलते हैं कि तंत्र मंत्र, भूत चुड़ैल का चक्कर था कोई। अब सच्चाई तो ऊपर वाला ही जाने। कबीर को फिर से उस रात की घटना याद आने लगी। माँ, उस लड़की का क्या हुआ था? कबीर ने सवाल किया। कौन सी लड़की? माँ का जवाब आया। अरे वह अंजना आंटी की बेटी, बहुत प्यारी लगती है। उसके एग्जाम थे ना, क्या हुआ, पास हुई या नहीं? कबीर ने बात बदल दी। तू भी बावला हो गया है अभी से। कौन से एग्जाम आ गए? माँ बोली। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही, कबीर ने कहा। कबीर माँ को परेशान नहीं देख सकता था। एक तो एक्सीडेंट ही उनके लिए बहुत डरावना था, और अगर चुड़ैल की बात सुनती तो और ज्यादा परेशान होती। माँ, ईशान नहीं आया बहुत दिन से। कबीर ने फिर एक सवाल किया। बेटा, वो तो। माँ चुप हो गई। क्या हुआ माँ, ईशान ठीक है ना? नहीं बेटा, पता नहीं क्यों नस काट ली उसने। कुछ बताता भी नहीं है।
नौकरी पर भी नहीं जा रहा आजकल। इधर तेरा एक्सीडेंट, उधर उसका सुसाइड अटेम्प्ट, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। छुपाने का इरादा नहीं था, सोचा था जिस दिन तू पूछेगा बता दूंगी, कहकर माँ रोने लगी। वो है कहाँ? कबीर ने पूछा। बगल के वार्ड में। बहुत खून बहा था बेचारे का। सबने पूछने की कोशिश की पर किसी को कुछ बताता ही नहीं। तुम दोनों पर भोले बाबा जाने क्या मुसीबत आ पड़ी है, माँ बोले जा रही थी। इसका साफ मतलब है कि श्राप खत्म नहीं, अब शुरू हुआ है और इसका सामना मुझे और ईशान को साथ मिलकर करना होगा। कबीर ने खुद से बुदबुदाया और माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया। कबीर के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसका खौफनाक एक्सीडेंट और ईशान का सुसाइड अटेम्प्ट। कबीर सोच रहा था इससे अच्छा तो मर ही गया होता, कम से कम ईशान पर मुसीबत ना आती और शायद श्राप भी खत्म हो जाता। सोचते हुए कबीर को घड़ी का ख्याल आया। देखता तो रोज था पर कभी ध्यान नहीं दिया कि घड़ी उस पहली होश वाली रात के बाद अपनी जगह से गायब थी। आखिर वह घड़ी गई तो गई कहाँ? माँ, वह घड़ी कहाँ गई? कबीर ने माँ से पूछा। कौन सी घड़ी बेटा? माँ ने वापस सवाल दाग दिया। अरे वही जो मेरे होश में आने तक वहां लगी थी, कबीर बोला। अच्छा, वह घड़ी? वह तो मैंने ही हटाकर भीतर डाल दी। क्या है ना बेटा, घड़ी खराब हो गई थी और खराब घड़ी देखना अशुभ भी होता है। एक तो तेरी तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से अपशगुन होता। बोलते बोलते माँ चुप हो गई। क्या माँ? आज के समय में अंध आधा शब्द बोलकर कबीर भी चुप हो गया। भूत चुड़ैल भी तो अंधविश्वासी होते थे कबीर की नजर में, पर आज उसे इन ताकतों पर पूरा यकीन था। औघड़ का वह कथन वो आएगी उसके कानों में गूंजा करता था। माँ, जरा वह घड़ी तो निकालना, कबीर ने अगले दिन की सुबह माँ से कहा। क्या करेगा उस घड़ी का? माँ ने पूछा। तुम लाओ तो, कबीर बोला। माँ अलमारी में से वो बंद घड़ी निकाल कर लाई और कबीर के हाथ पर रख दी। घड़ी ठीक 12:01 पर बंद थी, बैटरी भी लगी हुई थी। कबीर ने बैटरी निकालकर रिमोट में डाली और टीवी की तरफ पावर बटन दबाया। टीवी चालू हो गया था। सेल भी ठीक काम कर रहे हैं तो घड़ी आखिर इस 12:01 पर क्यों रुकी पड़ी है? कबीर ऊहापोह से जूझ रहा था। माँ, मुझे ईशान से मिलना है, कबीर अचानक माँ से बोला। मिल लेना बेटा, अभी वह भी कुछ ठीक हालात में है नहीं, माँ बोली। ठीक हालात में नहीं है मतलब? कबीर ने सवाल किया। हाँ बेटा, कुछ मानसिक सी दिक्कत है उसको, भड़क जाता है, कभी बोलता है कुछ दिख रहा है, कभी कहता है कुछ दिख नहीं रहा, अकेले में बड़बड़ाता रहता है। कुछ ठीक नहीं चल रहा बेटा। अच्छा होगा, पहले तू ठीक हो जा, फिर ही मिलना उससे, माँ ने कहा। माँ की बातें सुनकर कबीर चकरा गया। इन हालातों का सामना करने के लिए उसे ईशान के साथ की जरूरत थी, पर शायद अभी यह मुमकिन नहीं था। डॉक्टर साहब, क्या मैं बगल के वार्ड में जा सकता हूं? कबीर ने डॉक्टर शर्मा से पूछा। क्यों, वहां क्या काम है तुमको? बस 1 हफ्ते की बात और है, उसके बाद जहां चाहो वहां जाना, पर कुछ हिदायतें हैं, उनका ध्यान रखना। नो बाइक राइडिंग, नो रनिंग, नो स्विमिंग और नो आउटर स्पोर्ट्स टिल 1 ईयर। ओके? ओके, कबीर भी अच्छे स्टूडेंट की तरह बोला, पर कसक तो रह रहकर उमड़ रही थी कबीर के मन में। पापा बड़े दिनों बाद आज आराम करने घर पर थे और पापा अस्पताल में। बड़ी देर की खामोशी पापा ने खुद तोड़ी। बेटा, तेरे साथ गाड़ी में कोई बैठा था क्या उस रात? पापा का इतना सटीक असेसमेंट सुनकर अचंभित रह गया कबीर। सर घबराहट में हाँ में हिल गया और मुंह से ना निकला। बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम यंग हो, इच्छाएं भी होंगी। जो कुछ भी है मुझे सच सच बताओ, पापा बोले। पापा, वह एक चुड़ैल थी, कबीर हिचकिचाते हुए बोला। रबिश, पापा के मुंह से बस इतना ही निकला। पापा, मैं चुड़ैल वाले मोड़ पर था। एक बेसहारा सी लड़की ने मुझसे मदद मांगी, मैंने उसे बैठा लिया और 1 किलोमीटर के भीतर ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। पापा, वो चुड़ैल ही थी, तभी तो गायब हो गई। कबीर बोलते बोलते चुप हो गया, पर फिर कुछ सोचते हुए बोला। पर आपको कैसे पता चला कि कोई बैठा था? बाप हूं तेरा, तूने इतने दिन सस्पेंस बनाया है, थोड़ा सा हक तो मेरा भी बनता है। तू घर आ, तुझे तेरे केस की हर परत उतार के बताऊंगा। पापा किसी डिटेक्टिव की तरह बातें कर रहे थे। बाप बेटे की बातें खत्म ही हुई थीं कि दरवाजे पर ईशान खड़ा था।
पहले से थका दुबला, आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर वही शरारती मुस्कान। क्या बे, मेरे एक्सीडेंट के गम में नस काट ली तूने। इधर आ बैठ यहां, मुझे कुछ बातें करनी है तुझसे, कबीर ईशान को देखते ही बोला। ईशान चुपचाप सिरहाने पड़ी बेंच पर बैठ गया। तुम लोग बात करो, मैं जरा हवा लेकर आता हूं। पापा भाप गए थे कि कबीर ईशान से कुछ पर्सनल बातें करना चाहता है। पापा के जाते ही कबीर तैश में बोला, अबे सूती, ऐसा क्या हो गया तेरे साथ कि सुसाइड अटेम्प्ट कर डाला तूने? क्या बात है, मुझे तो बता। वो मुझे छोड़ गई हमेशा के लिए। ईशान इतना बोलते ही फफक कर रो पड़ा। कौन छोड़ गई? तू पहेली मत बुझा, पूरी बात बता, कबीर ने ईशान से पूछा। रश्मि नाम था उसका, लास्ट ईयर मिली थी मुझसे कार्निवल के दौरान। बस मुलाकातें बढ़ी, बातें हुई और हम प्यार कर बैठे। मासूम सी उसकी मुस्कुराहट और समझदारी वाली बातें, मैं उसके प्यार में गिरता ही चला गया। पर पिछले 2 महीनों से उसका कुछ पता नहीं है। मैं नहीं रह सकता उसके बिना। कबीर प्लीज मेरी रश्मि को ढूंढ दो, प्लीज मेरी रश्मि। और ईशान बिलख बिलख कर रोने लगा। अब कहानी में एक नई कैरेक्टर भी थी, रश्मि। पर यह कौन थी और कहां थी, ये जानना भी कबीर के लिए बहुत जरूरी हो गया था। कबीर के कॉन्सेप्ट हिल गए थे। ईशान की बातें सुनकर कहानी जितनी आसान होनी चाहिए थी उतनी थी नहीं। उसे तो बस इतना पता था कि एक चुड़ैल अपना बदला पूरा करने आई है, पर कॉम्प्लिकेशन थे जो फंसते ही जा रहे थे। रुक रुक, तू रोना बंद कर पहले, और मेरे हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब दे। कबीर ने रोते ईशान की हथेली पर अपना हाथ रखा। कहाँ रहती है तेरी रश्मि? करतारपुर की मठिया के पीछे, ईशान ने जवाब दिया। कब से जानता है तू उसे? कबीर ने अगला सवाल दागा। करीब 14 महीनों से, ईशान बोला। लास्ट कब मिला था उसे? कबीर ने सवाल किया। 11 तारीख की शाम को उसे घर छोड़ा था। 12 को तूने एयरपोर्ट छोड़ा और मैं सिंगापुर चला गया। लैंड करते ही तेरे एक्सीडेंट की खबर मिली। 7 दिन का काम दिन में निपटाकर मैं इंडिया वापस आ गया। रश्मि हर रोज कॉल करती थी, पर सिंगापुर के 3 दिनों में न तो उसका कॉल आया न लगा। 15 को वापस आते ही तेरे पास आ गया। हॉस्पिटल में ही रहा जब तक तुझे होश ना आ गया। यहां से फ्री होकर रश्मि के घर गया तो ताला मिला। कुछ समझ नहीं आया कबीर कि क्या करूं। 2 दिन उसके घर के बाहर बैठा रहा, पर उसकी कोई खबर ही नहीं मिली। न जाने कहां चली गई मेरी रश्मि। ईशान ने पूरी घटना कह सुनाई। कुछ बताना था तुझे ईशान, कबीर हिचकिचाते हुए बोला। क्या बता? ईशान ने पूछा। मुझे पता है बात अजीब है, पर मेरे साथ हुई है तो कुछ सच झूठ तय नहीं कर सकता। 12 की रात जब तुझे एयरपोर्ट छोड़ के लौट रहा था तो वह चुड़ैल वाले मोड़ पर गाड़ी ऑटोमेटिक रुक गई। वहां एक लड़की बैठी थी, डरावनी सी। मेरे लाख न चाहने के बावजूद मैंने उसे लिफ्ट दे दी। वह बहुत अजीब लग रही थी। मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि मेरी आंखें मुंद सी गईं, और जब होश आया तो एक्सीडेंट हो चुका था। एक्सीडेंट के बाद वो लड़की ऐसे गायब हो गई जैसे कोई हवा। वह भूतनी थी या चुड़ैल मुझे नहीं पता, पर उसकी कहानी हम दोनों से जरूर जुड़ी है, ऐसा लगता है मुझे। क्या बात कर रहा है? सब कोरी अफवाहें हैं। उस मोड़ की कोई पुख्ता सबूत है तेरे पास? कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वह किसी को जिंदा छोड़ती नहीं है, कबीर बोला। तो तुझे कैसे छोड़ दिया? ईशान ने जिरह की टोन में कहा। क्योंकि हम दोनों से बदला लेना है उसे। रश्मि के गायब होने के पीछे भी वह चुड़ैल ही जिम्मेदार है, कबीर बोला। पागल हो गया है तू। चल, अगर मान भी लें कि वह लिफ्ट लेने वाली लड़की चुड़ैल थी तो मुझसे उसका क्या मतलब? और चल, मैं तेरे साथ एक तरफ से बैठा तो मैं भी फंसा, पर रश्मि तो कहीं होनी ही नहीं चाहिए स्टोरी में, ईशान बोला। अबे, स्टोरी इतनी सिंपल है नहीं जितनी लग रही है। 12 का श्राप अपना असर दिखा रहा है, कबीर ने कहा। तू पगला गया है क्या कबीर? तू बेहोश हो गया था। तुझे कुछ पता भी नहीं कि कब तुझे हॉस्पिटल लाया गया और कब तेरा ऑपरेशन हुआ। हो सकता है लड़की होश में रही हो और निकल गई हो। पढ़ा लिखा होकर भूत, चुड़ैल और यह चाचा की फालतू 12 के श्राप की बात पर यकीन करेगा? दोबारा यह सब बातें की तो कंटाप पड़ेगा और सारी याददाश्त सही हो जाएगी तुम्हारी। ईशान ने कबीर की श्राप वाली बात को सिरे से नकारते हुए कहा।
कबीर को उम्मीद थी कि श्राप मिटाने में ईशान उसकी मदद करेगा, लेकिन यह चैप्टर क्लोज हो चुका था। अब जो करना था वह कबीर को अकेले ही करना था। देख, डर उतना ही सताता है जितना हम उसके बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक है कि तेरा एक्सीडेंट और मेरा ब्रेकडाउन सेम टाइम पर हुआ। तू भूल जा इन सब बातों को। 3 दिन में तेरा डिस्चार्ज है। यहां से घर पहुंच और नई लाइफ स्टार्ट कर, ईशान ने दृढ़ता से कहा। जो ईशान अभी बिखरा सा लग रहा था वही अब इतना जब्त खड़ा था। दोस्त की परेशानी में खुद का दुख भूल जाना शायद दोस्ती है। कबीर को भी अब सब कुछ ठीक लग रहा था। 3 दिन कब बीत गए उसे एहसास भी नहीं हुआ। आज कबीर के घर जाने का दिन था। सब चीजें अपने शेड्यूल पर थीं। जैसे ही 7 बजे कबीर पापा और माँ के साथ नीचे आया, ईशान अपनी डस्टर गेट पर खड़ा था। गाड़ी की रियर शील्ड पर एक बैनर मौजूद था, वेलकम टू न्यू लाइफ डियर कबीर। कबीर खुशकिस्मत था जो ईशान जैसा इंसान उसका दोस्त था। हॉस्पिटल के उन 8 एक्सरे वाले दिनों के कमरे से निकलकर आज पहली बार बाहर की दुनिया देख रहा था। सब कुछ नया नया सा लग रहा था। घर हॉस्पिटल से 1.5 घंटे की दूरी पर था। अचानक फटाक आवाज आई और ईशान ने ब्रेक लगा दिए। सबसे पहले तो ईशान ही गाड़ी से उतरा और बस जम सा गया। कबीर के पापा ने सर बाहर निकाला। क्या हुआ बेटा? ईशान के मुंह से बस अटका हुआ सा अंकल शब्द फूटा। हवा के वेग से पापा भी उतरे और ईशान की तरह जम गए। कबीर समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। दरवाजा खोलकर उसने भी अपने कदम धरती पर रख दिए और कार के फ्रंट की ओर बढ़ा। टूट के बिखरी हुई कांच की बोतल और खून से लिखा हुआ संदेश, आई एम बैक। कबीर के होश उड़ गए। उसके साथ साथ पापा, माँ और ईशान के भी। खून की बोतल टूटना आम घटना थी, पर खून के बिखरकर संदेश में बदल जाना वाकई डरावना था। अंकल, कबीर, चलो यहां से। कम ऑन, गाड़ी में बैठो। स्थिति अजीब होती देख ईशान चिल्लाया। सब तेज गति से कार में बैठ गए। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। कबीर ने देखा कि कार का स्पीडोमीटर 100 के पार जा रहा था। ईशान, इतनी तेज मत चला, तेज चलाकर उससे बच नहीं पाएंगे। ईशान ने हल्की सी नजर पलटी और एक्सीलरेटर पर पकड़ ढीली कर दी। कबीर की नजर मां पर गई। वह आंख बंद किए कुछ बुदबुदा रही थी। पापा खिड़की के बाहर अंधेरे में आंखें गड़ाए बैठे थे। कार का स्टीरियो बंद हो चुका था और ईशान बिना हिले डुले रास्ते पर नजरें जमाए ड्राइविंग में व्यस्त था। पर उस माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। घर आते ही पूरी कॉलोनी ने बिग वेलकम किया। कबीर को ऐसा लग रहा था जैसे आज का चीफ गेस्ट वही है। कॉलोनी के गेट पर एक बड़ा सा बैनर था, वेलकम बैक कबीर। मेन गेट से कॉलोनी के ग्राउंड तक बिछा हुआ हरा रंग का कारपेट और ग्राउंड के एक कोने में सजा हुआ स्टेज, सब कुछ सपने जैसा महसूस हो रहा था। कबीर को यह सब देखकर कुछ देर पहले घटी घटना भी याद नहीं रही। एक के बाद एक लड़के लड़कियां स्टेज पर कबीर के स्वागत में नाच गाना करते रहे। कब रात के 1 बज गए किसी को पता ही नहीं चला। खाना, गाना और डांस सब कुछ कबीर की पसंद का था। उस कंसर्ट में गुप्ता अंकल, दीप्ति आंटी, अनिका, चैतन्य, अर्जुन, अभिनाश चाचा, दरोगा जी और भी कई लोग शामिल थे। उस जलसे में रात के 2 बजे हल्दी के टीके और आरती की थाल के साथ कबीर का स्वागत किया गया। आज सब खुश थे। माँ और पापा के चेहरे से तो मुस्कान हटती ही नहीं थी। ईशान हर वक्त साए की तरह कबीर के आसपास ही रहा। तू रुक रहा है ना? कबीर ने ईशान से पूछा। नहीं यार, कल अदिति को सुबह इंटरव्यू के लिए लेकर जाना है। चलता हूं अभी, कल शाम को आऊंगा। इतना बोलकर ईशान ने माँ पापा के पैर छुए और निकल गया। अदिति ईशान की इकलौती और लाडली बहन थी। बहुत प्यार था दोनों भाई बहन के बीच, और हो भी क्यों ना। उनके पिता की मृत्यु के बाद ईशान ने अदिति के लिए पिता का हर फर्ज निभाया था। ईशान के जाने के बाद कबीर अपने कमरे में लेट गया और पिछले 2 महीनों के बारे में सोचने लगा। किस्मत ही तो थी जो कबीर इस बड़ी विपदा से बचकर आ गया। नींद कोसों दूर थी। कबीर की आंखों के सामने उस रात की लड़की की झलक बार बार उभर रही थी, ठहरती और बिगड़ती। अगर मान भी लिया जाए कि वह लड़की ही थी, तो फिर कैसे वह खून से सना संदेश सड़क पर खुद ही लिख गया? हो सकता है कि वह पहले से लिखा हो। नहीं, वह ताज़ा खून था और बोतल से फूटकर ही निकला था। उस घड़ी ने भी तो बाकी तरफ इशारा किया था।
और रश्म कौन है, कहाँ गई? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, पापा को कैसे पता उस लड़की के बारे में? कबीर का मन उसके साथ खिलवाड़ सा कर रहा था। आखिरी सवाल उसके मन में बार बार दस्तक दे रहा था, पर रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पंखे के घूमते परों को देखते देखते कबीर को नींद आ गई। सपनों से उलझते कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। ठीक 8 बजे माँ की आवाज ने कबीर की आंखें खोली। बड़े दिनों बाद आज उसे अपने बिस्तर में माँ के हाथ की बनी ताज़ी कॉफी पीने का मौका मिला था। हल्की फुल्की चहलकदमी के बाद कबीर पापा के पास जाकर खड़ा हो गया। पापा, कबीर ने धीमी आवाज में पापा को संबोधित किया। हाँ बोलो। वह आप बोल रहे थे कि जब घर आऊंगा तब बताएंगे। कुछ किस बारे में? पापा ने कंधे उचकाते हुए पूछा। वह जो लड़की बैठी थी, कबीर हिचकिचाते हुए बोला। पहले तुम बताओ कबीर कि वह लड़की दिखने में कैसी थी? पापा ने तहकीकात शुरू कर दी। पापा, सफेद गंदा सूट पहने थी, गौरी तो थी पर चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था, गोल सा फेस था, बाकी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। हाइट 5.5 फीट के आसपास की ही रही होगी। ज्यादा नोटिस करने का मौका नहीं मिला। कबीर याद करते हुए बताता गया। तेरी कार के मलबे में एक सुराग मिला है, बोलकर पापा एक तरफ चल दिए। कबीर छोटे बच्चे की तरह उनके पीछे चल पड़ा। पिता के कदम एक ड्रॉर के सामने जाकर रुके। ड्रॉर खुली और निकला एक काले रंग का जला सा पर्स। कबीर ने फिर से दिमाग पर जोर डाला। उसे याद आया कि लड़की ने अपने बाएं हाथ में यही पर्स पकड़ा हुआ था। अगर यह पर्स फिजिकली मौजूद है तो इसका साफ मतलब यही है कि वह लड़की थी, चुड़ैल नहीं। कबीर पापा से मुखातिब हुआ। लगता तो ऐसा ही है। ऐसा भी हो सकता है कि वह चुड़ैल ही हो और उसने मर्जी से पर्स छोड़ा हो, या लड़की हो और जल्दी में पर्स भूल गई हो। पापा बोले। पापा, कुछ समझ नहीं आ रहा आपकी बातें। या तो वह लड़की है या चुड़ैल, दोनों तो नहीं हो सकती ना। तेरा जवाब तेरे पास ही है। पर्स खोल, तुझे तेरे कुछ जवाब तो मिल जाएंगे, पापा बोले। कबीर ने कांपते हाथों से पर्स की चैन खोली। जले हुए उस पर्स में एक जली हुई आईडी थी जिस पर कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था, बस महाजन नाम का सरनेम समझ आ रहा था। किसी ऑफिस की आईडी महसूस हो रही थी। कबीर ने फिर से पर्स में हाथ डाला। एक आईलाइनर, लिपस्टिक, बिस्किट का पैकेट, एक सैनिटरी नैपकिन जो इस्तेमाल नहीं हुआ था, कुछ अधजले कागज और 4 अंगूठियां निकली। अचानक कबीर को याद आया कि लड़की की उंगलियों से अंगूठियां गायब थीं। पापा, कागजों से तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर चुड़ैल सैनिटरी नैपकिन तो इस्तेमाल नहीं कर सकती। वह लड़की थी। पापा, कबीर खड़े खड़े उछल पड़ा। चल, पहला सवाल तो हल हो गया कि वह लड़की थी। नाम, पता, हालात कुछ बताया था मिस महाजन ने, पापा बोले। पापा, कुछ बात हो ही कहाँ पाई। वह बैठी और एक्सीडेंट हो गया। हम तो फिर से जीरो लैंड पर हैं। चल जरा गाड़ी का मुआयना करके आते हैं, पापा बोले। ऐसे आगे बढ़े जैसे कुछ तो पकड़ में है उनके। कबीर पीछे पीछे चलता जा रहा था। फ्रंट पैसेंजर सीट और गेट का मुआयना कर जरा, पापा ने कबीर को आगे कर दिया। अबे, अब पीछा छोड़ दे उस मनहूस गाड़ी का। ईशान ठीक पीछे ही खड़ा था। अंकल, आप इस कबाड़ को या तो वर्कशॉप में दे दो या जंक में। घर में अब शगुन चीजें रखनी नहीं चाहिए। ईशान पापा से मुखातिब था। हाँ, जल्दी ही हटवा देंगे। कबीर, जाओ ईशान को ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं अभी आता हूं। इतना बोल पापा हाथ में पकड़े उस रहस्यमय पर्स को लेकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ लिए। अरे, आज तो अदिति भी आई है, तूने बताया क्यों नहीं? कबीर ने ईशान से कहा और फिर अदिति की तरफ मुड़ गया। कैसी हो अदिति? एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम नहीं था, इंटरव्यू था, नकटी आवाज में अदिति बोली। अरे हाँ, अदिति तो अब बड़ी हो गई है, एग्जाम नहीं इंटरव्यू देती है। कबीर अदिति को चिढ़ा रहा था। बचपन से जानते थे कबीर और अदिति एक दूसरे को। भैया देखो ना, समझा लो अपने दोस्त को, नहीं तो भूल जाऊंगी कि यह हॉस्पिटल से आया है। जीभ निकालते हुए अदिति बोली। अरे अरे, ये तुम लोग लड़ते क्यों रहते हो? वैसे भी एक दूसरे को झेलने की आदत डाल लो, ईशान मुस्कुराते हुए बोला। हैं? कबीर के मुंह से बस इतना ही निकला। एक्चुअली अदिति इंटरव्यू की तैयारी के चलते तुझे हॉस्पिटल में मिलने आ नहीं पाई, तो मैं और यह दोनों चाह रहे थे कि कुछ दिन यह तेरे घर पर रुककर तेरी देख रेख कर ले।
और अंकल आंटी की मदद करे। ईशान बोला, तो तू क्या करेगा उस भूत बंगले में अकेले? तू भी यहीं आ जा। कबीर बोला, अरे यार, चाय शायद तो भूल ही गया, रुक अभी आया। इतना बोल कबीर किचन की तरफ बढ़ गया। देख, अच्छे से रहना, अपने घर जैसा ज्यादा नाज नखरे मत करना। जब मैं वापस आऊं तो शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तेरी। ईशान अदिति को पिता की तरह समझा रहा था। हाथ में ट्रे और उस पर पानी के 3 गिलास के साथ मिठाई का वही 20 साल पुराना डिब्बा लेकर कबीर कमरे में वापस आया। वापस आऊं? कहां जा रहा तू? अबे, ऑफिस के काम से मलेशिया जाना है, ईशान बोला। अच्छा, इसीलिए अदिति मैडम को यहां छोड़कर जा रहा है। ले मिठाई खा। मिठाई का डिब्बा आगे करता कबीर बोला, वापस कब आएगा? 15 दिन लगेंगे। और ये बता साले कंजूस, कब फेंकेगा ये खुदाई से निकला डिब्बा? ईशान बोला, चल भाग, ऐतिहासिक अमानत है हमारी, कबीर बोला। कुछ देर की बातों के बाद ईशान अदिति को छोड़कर निकल गया। अब कमरे में अदिति और कबीर अकेले थे। दोनों बस एक दूसरे को देखने में लगे थे। सन्नाटे को तोड़ने का काम मां की आवाज ने किया, अरे अदिति बिटिया, तुम कब आई? मां, ईशान भी आया था, उसे अब्रॉड जाना था 15 दिन के लिए। तो अभी 15 दिन अदिति हमारे साथ ही रहेगी, कबीर मां से बोला। यह तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी कोई बात करने वाला मिलेगा। तुझे प्रॉब्लम ना हो तो तेरे बगल के कमरे में ठहरा दूं इसे, मां बोली। नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, ठहरा दो, कबीर ने कंधे हिलाते हुए कहा। इतने में पापा की जोरदार आवाज आई, कबीर अंदर आ। पापा की आवाज सुनकर अदिति को वहीं ड्राइंग रूम में छोड़कर कबीर पापा के कमरे की तरफ भागा। अचानक गैलरी की खिड़की का शीशा बड़ाक की आवाज के साथ टूटा। गनीमत थी कि कबीर खिड़की से 3 फीट की दूरी पर था। एक पल में ही पापा, मां और अदिति सब वहां इकट्ठा हो गए। खिड़की सड़क की तरफ खुलती होती तो शायद पत्थर लगने का शक होता, पर उस खिड़की का दूसरा सिरा स्टोर रूम में खुलता था। आखिर यह शीशा इस तरह कैसे टूटा, यह एक रहस्य ही था। तुझको लगी तो नहीं? मां, कबीर का चेहरा हाथ और कंधा पकड़ते हुए बोली। नहीं नहीं मां, आई एम क्वाइट ओके। वो पुराना हो गया था ना, तो टूट गया, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कबीर ने कहा। कैसी बात कर रहे हो कबीर? शीशा ऐसे नहीं टूट सकता, किसी ने तोड़ा है, अदिति ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। कौन तोड़ेगा? पापा बेडरूम में थे, मां किचन में और तुम वहां सोफे पर। छोड़ो इस बात को, कबीर ने बात टाल दी और मां की तरफ मुड़कर बोला। मां, मौका भी है, दस्तूर भी, कचौड़ी बनाकर खिला दो आज। चल ठीक है, मैं तैयार कर देती हूं, इतना बोलकर मां किचन की तरफ चल दी। पापा, अदिति यहीं रुकेगी 15 दिन। कबीर ने सबको नॉर्मल कर दिया था, पर पापा और कबीर एक दूसरे को जिन नजरों से देख रहे थे, दोनों को मालूम था कि यह अपने आप नहीं था। कबीर ने अदिति को उसके कमरे में छोड़ा और स्टोर रूम की दीवारें खंगालने लगा। अचानक उसे लगा जैसे कोई खड़ा हो पीछे। कबीर झटके से पलटा तो पापा को पाया। छोड़ दे, मैं पहले ही सब चेक कर चुका हूं, कुछ नहीं है इस कमरे में शक करने लायक, पापा ने कबीर को आश्वस्त किया। पर पापा, ये शीशा टूटा कैसे? कबीर ने सवाल किया। पता नहीं, अभी हम दर्शक हैं बेटा, देखते जाओ क्या क्या होगा, पापा बोले। कहीं पापा सच में चुड़ैल ही तो नहीं? कबीर बोला। कुछ बोल नहीं सकता बेटा, अगर चुड़ैल भी हुई तो उसका भी सामना किया जाएगा, तू बिल्कुल फिक्र न कर। तेरा बाप बड़ा कमीना इंसान है बेटा, इतनी जल्दी किसी को जीतने नहीं देगा, पापा बड़े कॉन्फिडेंस में बोले। कबीर को कुछ जवाब ही नहीं सूझा पापा की इन बातों का। वह झटके से गले लग गया। चलो चलो चलो, कचौड़ी रेडी है। अंकल, कबीर, जल्दी आओ। अदिति थाली बजाकर चिल्ला रही थी। डाइनिंग टेबल पर इत्तेफाक से कबीर और अदिति आमने सामने बैठ गए। अदिति की तिरछी सी नजर कबीर को टोह रही थी और कबीर बार बार नजर को चुराता, फिर बांधता और फिर हटा लेता। आंखों की यह गुस्ताखियां रात के 10 बजे तक चलती रहीं। शायद मां और पापा भी नोटिस कर रहे थे उन दोनों की यह लुक छिपी। कबीर, मुझे खाने के बाद वॉक करने की आदत है, इफ यू डोंट माइंड, थोड़ी देर वॉक करोगे मेरे साथ? अदिति ने चाशनी में डूबी ऐसी आवाज में कबीर से दरख्वास्त की कि वह मना ही नहीं कर सका। दोनों घर से बाहर निकल आए। ढेर सारी बातें, मुस्कुराहटें, नजाकत और शोखियां
क्या नहीं शामिल था उस वॉक में। कभी कभी गलती से कबीर और अदिति के हाथ लड़ जाते तो अदिति अदा से सॉरी बोल देती। दोनों को टहलते हुए आधा घंटा बीत चुका था। चलो कबीर, अब नींद आ रही है, चलते हैं, अदिति ने कबीर से कहा। जैसे ही दोनों घर की तरफ घूमे, एक अनजान सी चीज तेज गति से उनके सामने आकर गिरी। घबराकर अदिति कबीर से लिपट गई। कबीर के हाथ कांप रहे थे। उसने जेब से मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट जलाई तो रूह तक हिल गई दोनों की। एक सरकटी बिल्ली की लाश उनके कदमों के ठीक नीचे पड़ी थी। अदिति इतनी डरी हुई थी कि शायद वहीं जम गई थी। कबीर ने अदिति का हाथ थामा और घर के अंदर ले आया। कबीर, मुझे अकेले नींद नहीं आएगी, आंटी से पूछ लो, अगर उनके कमरे में सो जाऊं। अदिति वाकई बहुत डरी हुई थी। कबीर ने मां के कमरे का दरवाजा खटखटाया। मां, जरा अदिति को सुला लेना अपने पास, पहली बार घर से बाहर निकली है तो अकेले थोड़ा डर गई है। कबीर ने मां के दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाया। अदिति, मां को यह सब मत बोलना प्लीज। और धीरे से अदिति को भी हिदायत दे दी। अकेले तो कबीर को भी नींद नहीं आने वाली थी, तो वह पापा के कमरे की तरफ बढ़ गया। पापा रोज की तरह अपना रीडिंग टारगेट पूरा करने में लगे थे। पापा, आपाधापी में भूल गया, आपने आवाज लगाई थी शाम को। कबीर दरवाजे पर खड़े खड़े ही बोला। हाँ, आ भीतर आ। उस पर्स में एक अंगूठी में मैन्युफैक्चरर का नाम मिला है। SJJ नाम की ज्वेलरी शॉप से खरीदा गया है। उससे कुछ तो सुराग मिलेगा ही। पापा कबीर के हाथ में अंगूठी देते हुए बोले। चल, कल मिल के आते हैं उससे। कबीर ने अपना सिर पापा के सीने पर टिका दिया। जिस पिता से वह हमेशा दूर भागा करता था, आज वही बाप सबसे मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा था। कबीर को वाकई यकीन हो गया था कि पापा के रहते हुए कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी मां के चीखने की आवाज कानों में पड़ी। कबीर और पापा दोनों ही बिस्तर से कूदकर भागे। हॉल में मां बुत बनी खड़ी थी और हाथ से छूटकर गिरे कांच के गिलास का शीशा उनके इर्द गिर्द बिखरा हुआ था। क्या हुआ मां? कबीर आते ही बोला। इतने में कमरे में सोई हुई अदिति भी बाहर आ गई। क्या हुआ? पर मां कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। चुपचाप कबीर के हाथ के इशारे पर सोफे पर बैठ गई। पानी पीने को बोला तो पी लिया, जैसे कोई काठ की गुड़िया। पापा ने जोर से मां को झकझोरा तो वह जोर से चीखी और पापा की बाहों में बिखर गई। सोफे पर लेटी हुई मां और उनके एक तरफ खड़ा कबीर बस यही सोच पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने, जिसकी सजा मेरे हर करीबी को उठानी पड़ रही है। एक सदमे सा लगा था उसे। तभी एक हाथ कबीर के कंधे पर पड़ा। अदिति ठीक पीछे ही खड़ी थी। उसने बिना कुछ कहे कबीर को गले से लगा लिया और वह एक छोटे बच्चे की तरह उसके आंचल में सिमट गया। मां अभी भी बेहोश ही थी। जैसे ही मां ने हल्की सी हलचल की, कबीर उनके हाथ के पास जाकर बैठ गया, हाथ थामा और बोला, मां, क्या हुआ? आप चीखी क्यों? कौन था? कबीर बेटा, बड़ी डरावनी सी सूरत थी उसकी। मैं जैसे ही फ्रिज से पानी निकालकर गिलास में पलट रही थी, उसे सोफे पर बैठे देखा। उसके बाद कुछ पता नहीं। मां अभी भी काफी डरी हुई थी। पापा खिड़की पर खड़े कुछ सोच रहे थे। इस केस की जितनी गुत्थी कबीर और उसके पिता सुलझाने में लगे थे, उतनी ही यह उलझती जा रही थी। रात भर सब ड्राइंग रूम में बैठे रहे। अदिति कबीर के ठीक बगल ही बैठी थी। नींद का एक झोंका आया और वह उसके कंधे पर निढाल हो गई। कितनी मासूमियत से भरी है यह लड़की। सबका ख्याल रखती है, सबको इज्जत देती है। माँ बाप न होने के बावजूद संस्कारों का खजाना है। कबीर अदिति के बारे में सोचते सोचते लूप में खो गया। सुबह हुई तो अदिति की आवाज से सबकी नींद खुली। जल्दी जल्दी उठ जाओ सब लोग, चाय वाला वाली आ गई है। माँ सोफे पर निढाल सो रही थीं। पापा अपने हाथों का तकिया बनाकर जमीन पर लेटे खर्राटे भर रहे थे। अदिति आई और कबीर के बिल्कुल बगल में बैठ गई, इतने करीब कि वह उसकी सांसें भी महसूस कर पा रहा था। कबीर भी उस खुशबू में मदहोश सा आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे भीतर की आवाज ने झकझोर दिया और वह झटके से उठ बैठा। हल्का सा शोर हुआ और माँ पापा उठ गए। अदिति ने सलीके से चाय के कपों में चाय पलटी और सबको बारी बारी से देती चली गई। माँ भी अब तक नॉर्मल हो चुकी थी। आज के दिन का कबीर का मिशन था SJJ ज्वेलरी शॉप के बारे में पता करना, पर आज कबीर को फिर से ऑफिस भी ज्वाइन करना था।
वैभव 9:55 पर चुका था। कबीर बाइक पर उसके पीछे बैठ ऑफिस पहुंच गया। मालाओं और तिलक के साथ कबीर का भारी स्वागत किया गया। वह ऑफिस में तो था, पर उसका पूरा ध्यान उस अंगूठी पर ही लगा हुआ था। ऊहापोह में फंसे हुए कबीर ने गूगल पर SJJ डाला तो करापक्कम, चेन्नई का एड्रेस निकल कर आया। गुत्थी फिर से उलझ गई थी। कबीर के चेन्नई जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था इन हालातों में। कबीर सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। करे तो क्या करे वाली हालत थी। मन फिर से मायूस हो गया था। सेल फोन उठाकर कबीर ने पापा को कॉल लगाया। पापा, वो मैंने SJJ गूगल किया, चेन्नई का एड्रेस है। कबीर वाकई घबराया हुआ था। फिकर नॉट बेटा। जी पापा, बड़ा वाला है, पापा ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया। तेरा तू घर आ। वैभव को अभी थोड़ा वक्त और लगना था तो कबीर टो पकड़कर घर के लिए रवाना हो गया। निकला ही था कि एक वैगन आर वाले से टक्कर होते होते बची। कलेजा मुंह को आ गया था कबीर का। खैर, अगले आधे घंटे में कबीर घर पर था। चाय के द्वार के बाद कुछ वक्त अदिति के साथ गुजारने के बाद कबीर पापा के कमरे में था। पापा, वो कबीर इतना ही बोल पाया था कि पापा ने श्श की आवाज से उसे चुप करा दिया। कबीर चुपचाप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। पापा मोबाइल की स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठे थे। कुछ देर बाद पापा की नजरें हिली और वह तकिए पर पीठ टिकाकर बैठ गए। बेटा, यह अंगूठी किसी अनिवेश राज पुरोहित ने 12 मार्च 2017 को खरीदी है। इससे ज्यादा मैं कुछ पता नहीं कर सका। पापा निराश सी आवाज में बोले। यह जानकारी आपको कहां से मिली? कबीर पापा को आश्चर्य से देख रहा था। बेटा, सोमेश अंकल याद हैं जो मेरे ऑफिस में थे? उनका बेटा चेन्नई में कमिश्नर है, तो बस थोड़ा रिलेशंस का सहारा ले लिया, पापा बोले। पर पापा, उसमें एड्रेस भी तो पड़ा होगा, कबीर बोला। तुझे क्या सोमेश के बेटे की नौकरी खानी है? बिना FIR के इतनी भी जानकारी मिलनी मुश्किल थी। वह तो बस उसने किसी तरह निकलवा ली। वैसे राज पुरोहित और वह लड़की महाजन, मतलब साफ है कि दोनों में कोई सीधा रिश्ता है नहीं। और चेन्नई से अंगूठी खरीदने का मतलब है कि या तो लड़का तमिल है जो है नहीं, या दोस्ती बहुत गहरी है। तभी वह स्पेशली तमिलनाडु से उसके लिए अंगूठी लाया। और एक बात, लड़की कम से कम मार्च 2017 तक तो जिंदा थी। कबीर ने मिली जानकारी की पहली कड़ी जोड़ दी थी। पापा से बातें करते हुए रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह उठा तो देखा एक लिफाफा ड्राइंग रूम में कांच की सेंटर टेबल के बीचों बीच रखा हुआ था। सलीके से चिपकाया हुआ वह लिफाफा किसी चिट्ठी सा लग रहा था। कबीर ने माँ को आवाज दी। माँ, ये चिट्ठी किसकी आई है? पता नहीं बेटा, खोल के देख ले। माँ ने किचन से ही आवाज लगाई। पापा कमरे से निकलकर कबीर के पास आ गए। अब तो हर पल यही लगता था कि कब कौन सी घटना घट जाए। कबीर ने लरजते हाथों से लिफाफे को खोला। लाल रंग की स्याही या शायद खून से लिखा हुआ एक संदेश था। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। कबीर भीतर तक हिल गया। तभी अदिति की चीख सुनाई दी। कबीर और पापा उस ओर भागे तो देखा सिर्फ टॉवल ओढ़े भीगी हुई अदिति बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी डर से कांप रही थी। कबीर ने तुरंत उसे पहनने को ओवरकोट दिया। अदिति बिना कुछ सोचे समझे कबीर से लिपट गई और चिल्लाने लगी, बाथरूम में कोई है, बाथरूम में कोई है। उसने हाथ रखा मेरे कंधे पर। अदिति की छुअन से कबीर के मन में अजीब सा एहसास जाग गया। उसने अदिति को धीरे से खुद से दूर किया, उसके सर पर हाथ रखा और माँ को आवाज दे दी। माँ आई और सब जानने के बाद बोली, कबीर एक काम कर, हम इस घर में नहीं रहेंगे। किसी भूत प्रेत का साया है इस घर पर। भले किराए का ढूंढ, पर मुझे इस घर में नहीं रहना। अब वह माँ को कैसे समझाता कि साया घर पर नहीं बल्कि उस पर है। डरा हुआ तो हर कोई था, पर कोई भी इस डर को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। नहा धोकर तैयार होकर कबीर ऑफिस चला गया, पर ऑफिस में भी वह बस घर में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में सोचता रहा। वासने जी, भूत प्रेत बदला लेते हैं क्या? काहे भैया, कौनो भूत चुड़ैल को छेड़ दिए हैं का? वासने जी बोले। वैसे सुने हैं अगर उनके आराम में खलल डाल दिया तो नाराज हुई जाती है और बहुत डेंजरस भी। शाम को थककर घर आया तो पता चला माँ को तेज बुखार है और पापा दोपहर से बाहर हैं। कमरे के बाहर से माँ को सोता देख कबीर ड्राइंग रूम में चला आया।
माँ के सिरहाने रखा पानी का कटोरा और उसमें पड़ा कपड़ा भी कबीर ने देख लिया था। ड्राइंग रूम में बैठे 5 मिनट ही बीते थे कि अदिति कबीर के लिए चाय बना लाई। कबीर अदिति की तरफ खींचा सा जा रहा था, तभी डोरबेल बजी और अदिति दरवाजे की तरफ लपक गई। दरवाजा खुला तो पापा थे, हाथ में पीले रंग के कपड़े का थैला लिए। कहाँ गए थे पापा? कबीर ने आते ही सवाल कर दिया। कहीं नहीं बेटा, बस हड्डियां कुछ वर्जिश मांग रही थीं तो कुछ दोस्तों से मिलने चला गया था। तुम बताओ कैसा रहा ऑफिस आज? पापा बोले। कुछ खास नहीं। अरे माँ को फीवर आ गया है। अदिति ने ठंडे पानी की पट्टियां भी रखी हैं। कबीर अदिति को देखते हुए बोला। तुमको कैसे पता चला? अदिति बिना एक पल की देरी किए बोली। सिरहाने रखा पानी का बर्तन पीने के लिए तो रखा नहीं होगा। वैसे थैंक यू सो मच अदिति, कबीर ने अदिति की आंखों में झांकते हुए कहा। अदिति ने नजरें नीची कर ली। पापा अचानक बोल उठे और हंसी की एक फुहार छूट पड़ी। इस कठिन वक्त में यही सब पल थे जो सबको हिम्मत दे रहे थे, नहीं तो अकेला कबीर फिर टूट गया होता। डिनर और वॉक के बाद कबीर अपने कमरे में आ गया। माँ का बुखार भी अब उतर गया था। अकेले कमरे में लेटे हुए आज कबीर को रेणु की याद आने लगी थी। उसका वह मासूम सा चेहरा आंखों के आगे रह रह कर तैर रहा था। वह साथ खाए हुए डोसे, देखी हुई फिल्में, घूमी हुई जगहें, सब घूम रहे थे आज कबीर के मन में। अक्सर बोला करती थी रेणु की कबीर के बिना लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकती, पर आज कबीर को उसके बिना न सिर्फ जीना पड़ रहा था बल्कि खुश भी रहना पड़ रहा था। रेणु इंस्पिरेशन थी कबीर के लिए। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी आसान से आसान रास्ता निकालना रेणु ने ही तो सिखाया था कबीर को। स्कूल की वह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को ही पता नहीं चला। कबीर का एक बड़ा ग्रुप था दोस्तों का, जिसमें कबीर, ईशान, अमित, दीप्ति, मंजू, बहजाद, कनक, प्रिया और रेणु शामिल थे। दोस्ती इतनी गहरी थी कि कबीर के माँ पापा को स्कूल के बाद बारी बारी से हर दोस्त के घर फोन लगाना पड़ता था। ये सभी दोस्त एक दूसरे के करीब होते चले गए। कबीर की हर चीज का ख्याल रेणु ही रखा करती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद कबीर को बंगलोर की एक आईटी कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट में नौकरी मिली, पर वह रेणु को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। नियत सही हो तो किस्मत भी साथ देती है। कबीर को कुछ ही साल में अपने ही शहर में सरकारी नौकरी मिल गई। दोनों अपने घर के सपने बसाने लगे। ऑफिस के ठीक बाद कॉफी शॉप में फ्यूचर प्लानिंग दोनों का रोज का शगल था। मैं सोच रहा हूं आज माँ पापा से मिलवा दूं। अब टाइम आ गया है कि हम शादी कर लें। कबीर ने रेणु की बर्थडे वाले दिन उसे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। रेणु बहुत खुश थी। शाम होते ही साड़ी में सजी रेणु कबीर के साथ घर के दरवाजे पर खड़ी थी। घबराती हुई रेणु कबीर के ठीक पीछे थी। कबीर ने डोरबेल बजाई। दरवाजा माँ ने खोला। कुछ पल के लिए तो कबीर की जुबान ही सील हो गई। रेणु को तो बचपन से जानते ही थे कबीर के माँ पापा, और साड़ी में उसे देखते ही सारा माजरा समझ गए। शक तो दोनों को बहुत साल से था और उनको रेणु पसंद भी थी, पर थोड़ी धौंस तो बनती थी। पापा जोर से बिगड़े, पर थोड़ी देर में मुस्कुरा भी दिए। माँ भी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। सब मान गए थे। परिवारों की मुलाकात हुई और देखते ही देखते रोका, सगाई, सब कुछ ही वक्त में हो गया। शादी की तारीख भी तय हो गई। सब बहुत अच्छा चल रहा था। शादी को सिर्फ 1 महीना बाकी था, पर वक्त बदल गया। आज रेणु के नंबर से कॉल आया। फोन पर उसकी मम्मी थी। खबर अच्छी नहीं थी। रेणु ने खुदकुशी कर ली थी। कबीर उसी नेकर और बनियान में कार की चाबी लेकर रेणु के घर की तरफ भागा। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था उस शादी वाले घर में, और रेणु सजी तो दुल्हन के लिबास में थी, पर उसकी डोली नहीं, अर्थी उठने वाली थी। रस्मों रिवाज निबट जाने के बाद रेणु की मां ने एक बंद लिफाफा कबीर के सुपुर्द कर दिया। ऊंची साख होने के कारण केस को वहीं रफा दफा कर दिया गया। घर आकर कबीर ने जेब से लिफाफा निकाला। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ओनली फॉर कबीर, नो अदर शुड ओपन। कबीर ने आंसुओं से भीगी आंखों से लिफाफा खोला तो एक गमगीन चिट्ठी सामने पाई। लिखा था, प्यारे तो नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे मन में अब प्यार बचा नहीं है, और शायद तुम्हारे भी। बस तुम रिवायत ही निभाते आ रहे हो, ऐसा मुझे लगता है।
ऊपर वाले से सिर्फ एक चीज मांगी थी और वह था तुम्हारा प्यार, पर शायद वह भी उसे मंजूर नहीं था। माना कि मैं उतनी खूबसूरत नहीं, पर धोखा देने के लिए शायद कारणों की जरूरत नहीं पड़ती। सच जानते हुए मैं तुम्हारी हो नहीं सकती और किसी और की होना कभी सोचा ही नहीं। अच्छा यही होगा कि मैं सबकी जिंदगी से दूर चली जाऊं, क्योंकि परेशानी का सबब मैं ही हूं। चिट्ठी खामोश थी और कबीर सदमे में कि किस बेवफाई की वजह से रेणु ने मौत को गले लगा लिया। रेणु के जाने के बाद कबीर ने भी चाहा कि अपनी जिंदगी खत्म कर ले, पर माँ और पापा की जिम्मेदारी के आगे हर वक्त बेबस रहा। सदमा ऐसा लगा कि उसने हर शख्स, हर दोस्त से दूरी बना ली, पर एक इंसान ऐसा भी था जो हर परिस्थिति में उसके साथ रहा। वह था ईशान। वक्त बीतकर आज यहाँ खड़ा था। कहीं इन घटनाओं के पीछे रेणु की आत्मा तो नहीं? कबीर ने एक पल के लिए सोचा। घड़ी पर नजर गई तो रात के 3 बजे थे। तभी लिविंग हॉल से किसी के रोने की धीमी सी आवाज आई। कबीर भागा, पर वहां कोई नहीं था सिवाय एक सन्नाटे के। कबीर वापस अपने कमरे में गया, दराज खोली और उसे खंगालने लगा। रेणु की चिट्ठी को पूरे 2 साल बाद हाथ लगाया था। आज उसे रेणु बहुत याद आ रही थी। चिट्ठी हाथ में लेते ही बिजली की जोर की गड़गड़ाहट हुई और कबीर की खिड़की का कांच टूट गया। बाहर झांक कर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था। तारों की टिमटिमाहट को बहुत दिन बाद कबीर ने इतने ध्यान से देखा। रेणु को तारे देखना बहुत पसंद था। ठंडी हवा को महसूस करते कबीर को लगा कि अचानक कोई कपड़ा, शायद दुपट्टा, उसके चेहरे से गुजर गया। उस सन्नाटे में कोई मौजूद भी नहीं था, पर मौजूदगी का एहसास बहुत पुख्ता था। कबीर ने सर भीतर खींच लिया। पलटते ही देखा तो कोई साया उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। डर से कबीर चीख भी न सका और वहीं बेहोश हो गया। आंखें खुली तो आदित्य को सामने पाया। एक पल के लिए कबीर को उसमें रेणु की ही सूरत नजर आई, पर पलक झपकी और शक्ल बदल गई। कबीर को साफ लगने लगा था कि शायद यह रेणु की आत्मा ही है जो उससे बदला लेने वापस आई है, पर कड़ियां आपस में मिलती नहीं दिख रही थीं। 12 साल पहले की वह हड्डी, चाचा का श्राप, चुड़ैल वाला मोड़, वो लड़की जो अब तक जिंदा थी, एक्सीडेंट, ईशान का सुसाइड अटेम्प्ट, घर में होने वाली भूतहा घटनाएं और रेणु के होने का एहसास, सब कुछ बिखरा हुआ सा लग रहा था। दरवाजे पर एक दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोलते ही सहमी सी आवाज में कबीर को बुलाया। दरवाजे पर एक औघड़ खड़ा था। वह जाना पहचाना लग रहा था। तुम तो वही औघड़ हो जिसने बचपन में वह बदले वाली बात बताई थी। पहचानते हो मुझे? कबीर अचरज में था। बाबा ने कहा, बच्चा, मैं तुझे भी जानता हूं और उसे भी, जो यहां मौजूद है। इतना कहते ही बाबा ने घर के भीतर कदम रखा। उसका कदम रखना ही था कि घर का मौसम बदल गया। बवंडर सा बन उठा उस बंद कमरे में। माँ, पापा और अदिति सब वहीं खड़े इस अजीब घटना को देख रहे थे, पर यह भी देख रहे थे कि खिड़की के दूसरी तरफ हवा बिल्कुल शांत थी। घूमती हवा ने बाबा के कदम थाम लिए। बाबा ने कदम वापस लेकर दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने दहलीज के बाहर पांव रखा, हवा शांत हो गई। उन्होंने अदिति की ओर इशारा करते हुए कहा, इस लड़की से शादी कर ले, नहीं तो तेरा पूरा खानदान मरेगा। यह सुनकर बाबा डर से कांपते हुए भाग गए। डरा तो कबीर भी था, क्योंकि अभी तक होने वाली घटनाएं लॉजिक को झूठलाती नहीं थीं, पर आज जो हुआ उसे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कबीर की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। माँ पापा की जान बचाए या रेणु को दी गई आखिरी कसम निभाए। कबीर की समझ में नहीं आ रहा था। ऑफिस में फोन करके उसने 10 दिनों की छुट्टी अप्लाई कर दी। पापा आज लैपटॉप खोलकर कुछ खोए हुए से बैठे थे। माँ अपने दैनिक कामों में व्यस्त तो थीं, पर बार बार भूल जाती थीं कि करना क्या है। चिंता सबके मन को हरा रही थी। तभी अदिति की जोरदार आवाज सबके कानों में पड़ी, सुनो सुनो सुनो। अंकल, आंटी, कबीर, सब लोग जल्दी से ड्राइंग रूम में आ जाओ। उसकी आवाज पर हम तीनों वहां इकट्ठे हो गए। अदिति ने कहा, कबीर, तुम मुझे पूरी बात बताओ, शायद मेरे पास आप लोगों की समस्या का हल मौजूद हो। कबीर ने बचपन की घटना से लेकर आज तक की पूरी सच्चाई अदिति के सामने बयान कर दी। कुछ पल अदिति वहीं खड़ी रही, कुछ सोचती रही, फिर बोली, कबीर, मैंने पैरानॉर्मल पढ़ा है। एक्चुअली पैरानॉर्मल की 90% घटनाएं फेक होती हैं,
पर आज जिस तरह इस कमरे में हवा चली है वह किसी जादू के भी बस की बात नहीं। लेकिन जस्ट फॉर कंफर्मेशन मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। अदिति ने भीतर से तिल का तेल, एक कटोरी, माचिस और काले रंग से रंगी रुई मंगवाई। उसने 4 इंच लंबी 3 बातियां बनाई और हॉल के बीचों बीच बैठ गई। एक हाथ से माचिस जलाकर मन ही मन कुछ बुदबुदाया और त्रिकोण शेप में बनी उस बाती में आग लगा दी। बाती जल उठी। कुछ पल बाद अदिति ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर दूसरी बाती के साथ उसने वही प्रक्रिया दोहराई। अब की बार बाती जोर से जली, फिर बुझ गई। तीसरी बाती ने भी यही रिस्पांस दिया। कबीर, पापा और माँ उसे ध्यान से देख रहे थे। अदिति अपनी जगह से उठी और माँ के बगल में आकर खड़ी हो गई। अंकल, आंटी, इस घर में 2 आत्माएं हैं, एक शांत और एक गुस्से से भरी हुई। दोनों कौन हैं मुझे नहीं पता, पर हमारे पास रास्ता सिर्फ यही है कि दोनों को पहचाना जाए और यह समझा जाए कि वे चाहती क्या हैं। एक बार हमने उनकी नब्ज पकड़ ली तो समझो 90% केस सॉल्व हो गया, अदिति ने कहा। कबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस चक्कर से निकलने का जो रास्ता अदिति ने सुझाया था वह आसान नहीं था। इस घर में मौजूद ताकतें कौन थीं, ये पता लगाना भी उतना ही कठिन था जितना कबीर का मौत के मुंह से बचकर लौटना। तभी पापा ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तेरा डिटेक्टिव बाप जिंदा है। एक काम कर, एक कागज और पेन लेकर आ और जो मैं बोलता जाऊं उसे नोट करता जा। कबीर ने तुरंत जेब से कागज और पेन निकाला और पापा के शब्दों का इंतजार करने लगा। पापा छत के एक कोने की तरफ देखते हुए बोले, पर्स, 4 अंगूठी, SJJ, ज्वेलर, चेन्नई, अनिवेश राज पुरोहित, महाजन आई कार्ड। इतना कहकर पापा कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर बोले, अब जासूसी होकर रहेगी, क्योंकि मेरे होते हुए कोई मेरी औलाद को छू नहीं सकता। अदिति, तुमने यह सब कहां से सीखा? कबीर ने सवाल किया। सीखा तो नहीं है, बस किताबों से मिली नॉलेज है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और नेविगेटेड, अदिति बोली। अरे मतलब? कबीर ने पूछा। आग जलाई और नहीं बुझी तो कोई नहीं, बुझ गई तो कोई है। पहली बाती आहूत की थी, दूसरी पुण्यात्मा की और तीसरी क्रोधित आत्मा की। इससे ज्यादा मदद की उम्मीद मत रखना। मुझसे और कुछ नहीं आता है, अदिति बोले जा रही थी। अदिति, तुमने इतना कर दिया, वही काफी है, कबीर ने कहा। फिर पापा से मुखातिब हुआ, तो डिटेक्टिव पापा, स्टार्ट किया जाए? हाँ डिटेक्टिव बेटा, लेट्स स्टार्ट, पापा भी उसी अंदाज में बोले। उस दिन मैं अपने दोस्तों से मिलने तो गया था, पर साथ में वो पर्स भी लेकर गया था। वो वाकई जादुई पर्स है, पापा ने कहा। जादुई पर्स? कबीर आश्चर्य से बोला। हाँ बेटा, जादुई पर्स। वो पर्स होने के साथ साथ एक एयर बैग भी था जो एक्सीडेंट के समय खुल गया था, पापा बोले। आपने पहले क्यों नहीं बताया? कबीर ने पूछा। बेटा, घर में हंटेड इंसिडेंट्स होने लगे और मैं चुप रह गया, पापा बोले। पापा, उस आई कार्ड से कोई इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी, कबीर बोला। हाँ, वो पीले थैले से निकाल के ला, वहीं रखा है बगल वाली तिपाई पर, पापा ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। कबीर ने थैले में हाथ डालकर वह काला पर्स हाथ में लिया। पर्स की किनारियां खोलते ही उसने वो अधजला आई कार्ड निकाला। उसे पकड़ते ही कबीर के कान के पास एक आवाज सी आई, कबीर। कबीर को डर तो लगा, पर उसे यकीन भी हुआ कि उसकी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में है। उसने वह कार्ड पापा को सौंप दिया। पापा बड़ी देर तक उस कार्ड का मुआयना करते रहे। कार्ड इस तरह जला था कि न तो तस्वीर साफ थी और न छपाई। तभी पापा की घड़ी का शीशा कार्ड के जलते हुए अक्षरों पर पड़ा। घड़ी के शीशे के रिफ्लेक्शन ने उस आधे लोगों को पूरा कर दिया। बिंगो, लोगो मिल गया, कबीर चिल्लाया। उस कार्ड को स्कैन करके कंप्यूटर पर डाला गया और मिरर इमेज का उपयोग कर उसे पूरा किया गया। अब यह पता करना था कि यह लोगो किस संस्था का है। आई कार्ड का बैकग्राउंड छोटे छोटे अक्षरों के वाटरमार्क से बना था। उस पर नाम लिखा था आशा देवी अनाथ आश्रम। जैसे ही कबीर ने यह नाम पढ़ा, पापा अचानक खिड़की की ओर देखने लगे। कबीर उन्हें ही देख रहा था, जैसे कोई वहां हो और कुछ कह रहा हो। कुछ सेकंड्स बाद पापा का ध्यान टूटा और वह कबीर से बोले, जरा मैट्रिमोनी साइट खोल और उसमें अनिवेश राज पुरोहित को ढूंढ। कबीर ने वैसा ही किया। अनिवेश सामने था
और शायद जिस अनिवेश को वह तलाश रहे थे यह वही था। डिस्प्ले पिक्चर में एक फोटो ऐसी थी जिसके बैकग्राउंड में एक ज्वेलरी शॉप दिख रही थी। पता था करापक्कम, चेन्नई का। पापा ने दोनों पहेलियां हल कर दी थीं। कबीर ने तुरंत अनिवेश को फोन मिला दिया। हेलो, क्या मैं अनिवेश से बात कर सकता हूं? जी बोल रहा हूं, बताइए, सामने से आवाज आई। जी मैं कबीर बोल रहा हूं और मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। इतना कहकर कबीर ने अनिवेश को सारी परिस्थिति समझा दी। सब जानने के बाद अनिवेश ने कुछ बताया तो नहीं, पर मिलने का समय जरूर दे दिया। काम के सिलसिले में जल्दी ही अनिवेश कबीर के शहर में आने वाला था। अब रहस्य की कड़ियां सुलझने लगी थीं। शाम होने को थी और कबीर घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा था। अदिति धीरे से आई और बगल में आकर बैठ गई। तुम उस औघड़ की बातों को इतना सीरियस मत लेना। मुझे पता है तुम आज भी रेणु को उतना ही प्यार करते हो। अदिति दूसरी ओर देखकर बोली। और डोंट वरी, तांत्रिक वात्रिक नहीं हूं मैं, बस पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट रहा है तो थोड़ा पढ़ा था, पर कभी सोचा नहीं था कि यूज भी करूंगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वह तुम्हारे काम आया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कबीर ने अदिति से वह कह दिया जो शायद वह कई सालों से सुनना चाहती थी। अदिति हल्के से बोली, पहले यह केस सॉल्व कर लो, फिर बात करेंगे, और वहां से उठकर चली गई। आज शाम की वॉक बड़ी साइलेंट थी। वॉक के बाद कबीर अपने कमरे में आ गया। अगले दिन का टारगेट था आशा देवी अनाथ आश्रम। रात के 2 बजे उसके फोन की मैसेज टोन बजी। किसी अनजान नंबर से मैसेज था। 3 GB की एक फाइल का कलेक्शन भेजा गया था। कबीर ने डाउनलोड के लिए क्लिक कर दिया। नेट स्पीड बहुत स्लो थी। काफी देर के इंतजार के बाद कबीर सो गया। रात रेणु और आदित्य के बीच के फासले को समझने में बीत गई। लगभग 3 बजे कबीर नींद के आगोश में खो गया। उसे लगा कि 2 लड़कियां सर पर दुपट्टा डाले शादी के मंडप में बैठी हैं और उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रही हैं। कबीर आगे बढ़ा और एक लड़की का दुपट्टा हटा दिया। लड़की रेणु थी। इतने वक्त बाद रेणु का यूं दिखना अजीब था। कबीर ने दूसरी लड़की के चेहरे से दुपट्टा हटाया। भीतर का चेहरा देखकर कबीर सहम गया। ये वही हाईवे वाली लड़की थी, पर अब उसका चेहरा बेरौनक नहीं था। अचानक एक गुब्बारा सा फटा और लड़की के चेहरे के पास खून खच्चर हो गया। कबीर पीछे हट गया और जोर से चीखा, नाम क्या है तुम्हारा? तभी उसे अपनी कनपटी पर भारीपन सा महसूस हुआ और उसकी आंख खुल गई। कबीर को लगा उसने सपना नहीं देखा, बल्कि किसी और दुनिया में कुछ पल जी लिए हैं। पर सपने का कोई सिर पैर उसे समझ नहीं आया। सब कुछ भूलकर कबीर तैयार हुआ और शहर के ही छाया अशोक अनाथ आश्रम पहुंच गया। जी, क्या आपको आशा देवी अनाथ आश्रम के बारे में कुछ पता है? कबीर ने काउंटर पर बैठे एक सज्जन से पूछा, पर निराशा हाथ लगी। कबीर ने शहर के 5 बड़े अनाथ आश्रमों की लिस्ट तैयार की थी, पर सब जगह उसे निराशा ही मिली। कोई भी आशा देवी अनाथ आश्रम को नहीं जानता था। कबीर 5वें और आखिरी आश्रम से निकला और जेब में हाथ डाला। वह भौचक्का रह गया। उसकी जेब से आई कार्ड गायब था। उसने उसे आसपास तलाशा, पर वह वहां नहीं था। कबीर ने अपनी जर्नी रिवाइंड की और छाया अशोक अनाथ आश्रम पहुंच गया। वहां भी काउंटर पर उसे कार्ड नहीं मिला। वह पलटकर जाने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई, कहां छुपा रखा है तुमने दीदी को? कबीर ने आश्चर्य से पलटकर देखा। लगभग 15 साल की एक लड़की थी। उसके हाथ में वही आई कार्ड था। कौन दीदी? कबीर ने सवाल किया। इसके पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, कबीर का फोन बज गया। अदिति की आवाज थी, कबीर, ईशान भैया का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी आ जाओ। ईशान यहाँ कैसे? कबीर को कुछ समझ नहीं आया। मलेशिया गया, ईशान घर पर कैसे पहुंच गया? कबीर ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और साथ लेकर चल दिया। लड़की भी जाने कैसे उस अनजान कबीर के साथ चल पड़ी। पूरे रास्ते कबीर बस ईशान की घर में मौजूदगी के बारे में सोचता रहा। सवालों के बादलों से घिरा कबीर घर से कुछ दूरी पर था कि अनिवेश का भी कॉल बज उठा। कबीर, आई एम इन टाउन, वेयर कैन वी मीट? अनिवेश, प्लीज कम टू माई हाउस। कबीर ने पता बताया और अनिवेश ने 30 मिनट में पहुंचने का वादा किया। कुछ ही देर में कबीर घर पर था। भीतर घुसते ही सबसे पहले उसकी नजर ईशान पर पड़ी। ईशान बुरी हालत में सोफे पर पड़ा था, सर फूटा हुआ
और एक हाथ घायल। उसके पैरों की तरफ अदिति खड़ी थी, एक और माँ पापा खड़े थे। अबे तू तो मलेशिया गया था, कबीर बोला। हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया तो चला आया। सोचा अदिति को सरप्राइज दूंगा, तो खिड़की से चढ़ने की कोशिश की, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से कंधे से पकड़कर 10 फीट नीचे पटक दिया। ईशान बोला। ईशान के इतना कहते ही वह अनाथ आश्रम वाली लड़की आगे बढ़ी और अजीब नजरों से उसे देखने लगी। घटनाएं बहुत तेजी से घट रही थीं। तभी बेल बजी। कबीर ने दरवाजा खोला तो अनिवेश को पाया। कोई तकलीफ तो नहीं हुई घर ढूंढने में? कबीर ने सवाल किया। नो नो, नॉट मच, अनिवेश मुस्कुराते हुए बोला। जैसे ही अनिवेश ने घर में कदम रखा वह ठिठक गया। ईशान, यू हेयर? अब कबीर सब समझ चुका था। उसने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने नजरें उठाई और कहा, अम्मी महाजन, और मेरी दीदी का नाम रश्मि महाजन। इतना कहते ही कमरे के कोने में एक परछाई बन उठी। कबीर ने कहा, अम्मी, तुम्हारी दीदी अब इस दुनिया में नहीं है और उनका कातिल तुम्हारे सामने है। ईशान की ओर इशारा करते हुए कबीर बोला। ईशान भौचक्का रह गया। झूठ है यह, क्या बकवास है, सब झूठ है। ईशान चिल्ला उठा। झूठ मत बोलो ईशान, तुम्हें रश्मि की कसम, और अगर वह भी न मानो तो अदिति की कसम, कबीर ने जोर से कहा। कमरे में ईशान के रोने की आवाज गूंजने लगी। सब बस चुपचाप खड़े यह तमाशा देख रहे थे। कुछ देर लगी ईशान को चुप होने में। अब तुम खुद ही बता दो कि पूरा माजरा क्या है, कबीर ईशान से बोला। इन सब के पीछे सिर्फ एक कारण है, और वह यह कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं। आज से 5 महीने पहले मैंने अदिति की डायरी पढ़ी। आज तक उसे जो चाहिए था मैंने दिया। डायरी से पता चला कि मेरी बहन तुमको पसंद करती है कबीर। मुझे मालूम था कि रेणु की कसम ली है तुमने। शादी करने की इच्छा है नहीं तुमको। मैं तुमसे बात करने का रास्ता तलाशने लगा। एक दिन मेरी नजर उसी औघड़ पर पड़ी और मेरे मन में एक आइडिया आया। मैंने रश्मि से बात की और वह तैयार हो गई। मैं सिंगापुर भी नहीं गया था। प्लान बस इतना था कि तुमको ऐसा डराया जाए कि तुम औघड़ की बात मान जाओ। चुड़ैल वाला एम्बियंस बनाया। रश्मि का परफ्यूम वजह था जिसकी वजह से तुझे खुमारी छाई और एक्सीडेंट हुआ, पर दांव थोड़ा गलत हो गया। रश्मि का पर्स एक एयरबैग था। मुझे पता था तेरी गाड़ी सिंगल एयरबैग वाली है, तो उसे ऐसा पर्स दिया जो पोर्टेबल एयरबैग था, पर बैग फट गया। जब तक मैं वहां पहुंचा रश्मि का बहुत खून बह चुका था। उसे निकाला, वहां से गेट खोलने की कोशिश की, नहीं खुला तो लात मार मार कर खोला। तेरे पापा को डाउट हो गया था। ये तो अच्छा था कि अदिति को लेकर मैं ठीक वक्त पर आया और बात आई गई हो गई। तू मर भी जाता तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, पर मरी मेरी रश्मि। खुद को दोषी मानते हुए मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, पर बच गया। जब किस्मत ने बचाया तो मैं फिर से लग गया अपने टारगेट में। तुमको डरा डरा कर यकीन दिलाना था कि चुड़ैल का ही असर है। और फिर लास्ट मोहरा था मेरा वो औघड़। उसे आकर केवल इतना बोलना था कि चुड़ैल के प्रकोप से बचने का एक ही तरीका है, तेरी अदिति से शादी। सब सही जा रहा था कि पता नहीं कब, कैसे और क्यों पासा पलट गया। अदिति शौक में ईशान को देख रही थी और अम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कहानी क्या है वो तो मुझे तभी समझ आ गई जब अनिवेश ने तुमको पहचाना। अंगूठी खरीदी तो अनिवेश ने, पर उसके मालिक तुम थे। पर समझ ये नहीं आया कि ऐसा किया क्यों गया, और वह सारे जादू कैसे किए, कबीर ने पूछा। मैं और अनिवेश सेम कंपनी में थे, टूर पर तमिलनाडु गए थे। एक हीरे की अंगूठी बहुत अच्छी लगी मुझे। मेरे पास उस टाइम पैन कार्ड नहीं था और अमाउंट लिमिट से ज्यादा था, तो बिलिंग अनिवेश के नाम पर कराई। और जादू? नहीं, वह सब टोटल साइंस थी। पहला जादू, तेरी गाड़ी उसी मोड़ पर बंद होना। काम किया सेल्फ डिसोल्व मेम्ब्रेन के गुब्बारे ने। गुब्बारे में भरा हुआ पानी, भारी गुब्बारा फ्यूल आउटलेट पर आया और आधा घंटा, यानी वह टाइम जब तू उसी मोड़ पर पहुंचा, मेम्ब्रेन गल गई और इंजन में पानी पहुंच गया। तो गाड़ी बंद होने का जादू ऐसे हुआ। घड़ी 12:01 पर तूने खराब की थी। अच्छा, वह खून से लिखा आई एम बैक के पीछे क्या राज? कबीर बोला। फिनोल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का टाइट्रेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से लिखा हुआ था आई एम बैक और बोतल में था फिनोल।
मैंने जानबूझकर बोतल पर टायर चढ़ाया और रिएक्शन ने लाल रंग का खून बना दिया। अच्छा, वह कांच कैसे फोड़ा? कबीर का अगला सवाल था। स्पेशली डिजाइन्ड कांच का बम, जो मौका पाकर मैंने उस खिड़की पर तभी चिपका दिया था जब अदिति को तेरे घर लाया था। और वह बम एक्टिविटी फील कर फट जाता है, और क्योंकि खुद कांच से बना था तो तुम ढूंढ भी नहीं पाए। फिर मलेशिया का बहाना मार मैं यहीं रुका और रात दिन किसी तरह से तुमको डराता रहा। कभी आंटी फंसी, कभी तुम। मेरे बाथरूम में भी तुम थे क्या भाई? अदिति ने बात को बीच में काटा। नहीं तो बाथरूम में क्या हुआ? ईशान अचरज से बोला। और वह आंधी वह कैसे बनाई? कबीर ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया। न मैं अदिति के बाथरूम में था और न मैंने कोई आंधी लाई। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, ईशान ने जवाब दिया। तो फिर इसके पीछे कौन था? कबीर बोला। तभी उस कमरे में गुबार उठने लगा। दो तरफ से एक रोशनी सी उठी। कबीर ने कमरे के एक कोने में रश्मि को देखा और दूसरी तरफ रेणु को, और ऐसी जोरदार आग उठी कि सबकी आंखें बंद हो गईं। रोशनी में ईशान की चीखें गूंज रही थीं। विजन नॉर्मल हुआ तो देखा कि ईशान धू धू कर आग में जल रहा है। हर किसी ने उसे बचाने की कोशिश की, पर वह बच नहीं पाया। आज ईशान को गुजरे 13 दिन हो चुके थे। ईशान की आखिरी यादें अदिति हाथ में लिए कबीर के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। अदिति बोली, रश्मि और भैया का सीन तो समझ आया, पर रेणु का कुछ समझ नहीं आया। जवाब कबीर के पास भी नहीं था। उसने अपना मोबाइल खोला और उसका ध्यान 14 दिन पहले आए 3 GB के उस व्हाट्सएप पर गया। कबीर ने मैसेज खोला। पहली फोटो 2 प्रेमियों की थी, फिर अगली उसी फोटो पर कबीर का चेहरा, तीसरी उन्हीं अनजान चेहरों की, और फिर उसी फोटो पर चस्पियां। ऐसी ही फोटोशॉप पिक्चर्स का बड़ा कलेक्शन। हर तस्वीर पर लगभग उसी वक्त की तारीखें पड़ी थीं जब रेणु ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। और फिर एक एडिटेड वीडियो, जो शायद वही बेवफाई थी जिसकी वजह से रेणु ने अपनी जान दे दी। कबीर का मन गुस्से से भर उठा। उसने पलट के वह नंबर मिला दिया। रिंग का साउंड तो अंदर से आ रहा था। कबीर ने अपने घर में बजती फोन की घंटी सुनी, जो सोफे के ठीक नीचे से आ रही थी। कबीर ने झुककर फोन निकाला। फोन घर के किसी मेंबर का नहीं था। जैसे ही कबीर ने फोन हाथ में लिया, अदिति जोर से चीखी, ओ माय गॉड कबीर, ये तो भैया का मोबाइल है। कबीर सन्न था कि उसका सबसे सगा दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकता था, पर भैया ने यह वीडियो आपको क्यों भेजे? अदिति की समझ में कुछ आ नहीं रहा था। तभी अदिति और कबीर दोनों ने कमरे के एक कोने में खड़ी रेणु को देखा। वह मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर असीम सी शांति थी, और फिर वह गायब हो गई। कबीर ने अदिति की तरफ देखा और बोला, विल यू मैरी मी? अदिति ने नजरें झुकाई और उसके मुंह से निकला, यस आई विल। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।